नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो 8 दिनों में लगातार 7वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। प्रश्न अब यही हो रहा है कि आखिरकार ये पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार जीएसटी के दायरे में इसे क्यों नहीं ला रही, ये तो सवाल है, लेकिन साथ में ही सवाल ये भी है कि अगर जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाता तो भी क्यों एक्साइज ड्यूटी घटाई नहीं जा रही। इसके साथ साथ अगर राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकार भी अगर चाहे तो वेट की कीमतों में कुछ कहीं ना कहीं कमी ला सकते हैं, जिसकी वजह से भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत जनता को मिल सकती है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से पारस जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से कालू बकासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है और राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके और यहाँ पर शैलेश जी आना चाहूंगी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। अगर 8 दिनों में देखें तो 7 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। जी शैलेश। हाँ, पहले तो ये न्यूज और आपकी टीम को अभिनंदन देना चाहता हूँ कि ये लोगों को स्पर्श होते हुए मुद्दे आप चर्चा में लेते। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना सभी लोग जानते हैं, या कोई भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या बिन भाजपा और बिन कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अंतरराष्ट्रीय दाम जो क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, हम ये जानते हैं। मगर केंद्र सरकार भी उसका टैक्स लगाती है और राज्य सरकार का भी उनमें है। पर कई राज्य ऐसे हैं कि उन्होंने कम कर दिया है, यानी कि गुजरात की मैं बात करूं तो राजस्थान की कंपैरिजन में गुजरात का जो राज्य स्टेट का टैक्स है वो कम है, इसीलिए तो राजस्थान में ज्यादा है दाम और पेट्रोल ज्यादा है और गुजरात में कम है। इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, मगर सभी स्टेट के जो शासन करता है उनको भी सोचना चाहिए कि अब जो यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रूड का बढ़ोतरी हो रही है। मगर अभी जो कांग्रेस ने जो किया था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब पेट्रो बॉन्ड लाए थे। वो पेट्रो बॉन्ड जो लाए थे वो पेट्रो बॉन्ड 1.4 लाख करोड़ के पेट्रो बॉन्ड लाए थे और उसका अभी जो ब्याज आता है, ब्याज जो उसका इंटरेस्ट हमें भरना पड़ता है, वो 700 करोड़ का इंटरेस्ट नरेंद्र मोदी की सरकार वो फिलअप कर रही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब कांग्रेस ने ये उल्टे कान पकड़ाए थे कि पेट्रोल के इंटरनेशनल दाम बढ़े, मगर लोगों को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि जो पता देते तो तब इलेक्शन आ रहा था, सर के ऊपर मंडरा रहा था इलेक्शन। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने क्या किया कि एक 1.4 लाख करोड़ का जो पेट्रो बॉन्ड लिया था उसकी वजह से इंटरनेशनल तो बढ़े थे, मगर पेट्रो बॉन्ड की वजह से हमारे ऊपर टैक्स का भार तो बढ़ा, मगर किसी को पता नहीं चला। सब लोग बोल रहे थे कि इंटरनेशनल क्रूड के दाम बढ़े, फिर भी मनमोहन सिंह की सरकार ने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। आर्थिक जो स्थिति है, जो वो मनमोहन सिंह जो है वो तजज्ञ माने जाते हैं आर्थिक बाबतों में, तो ऐसा सब बोलने लगे थे। मगर आज पता चला कि हमें दाम भी बढ़ाना पड़ता है इंटरनेशनल दाम बढ़ने के कारण, और ये पेट्रो बॉन्ड के 700 करोड़ जो है वो भी ये एनडीए सरकार को भुगतना पड़ता है। तो ये दो जगह से पड़ती है। शैलेश जी, क्या 2014 से पहले हमें नहीं पता था कि पेट्रो बॉन्ड था? हाँ, क्या हमें पहले पता नहीं था पेट्रो बॉन्ड? बात कर रहे थे कि ये पेट्रो बॉन्ड है, पर तब तो बोला गया था बहुत हुई महंगाई की मार।
हाँ, तब हम एक ये कहते हैं, तब बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, इसीलिए कि ये जो महंगाई जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए उतनी तेजी से नहीं है नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में, इसलिए कि वो जो संग्रहखोरी करते हैं, जो पेट्रो बॉन्ड की बात करते थे, ये सब जो लोग हैं उसको खाल दिया है। और इंटरनेशनल मार्केट में अब हमने ये भी सोच लिया है, बाद में पता चला कि ये जो पेट्रोल वाली बात है उनसे छुटकारा जी पाने के लिए सोलार ऊर्जा चाहिए, सोलार ऊर्जा से ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रिक जो वाहन है, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन है, उसको बढ़ावा किया। हमारी गुजरात की सरकार है, उन्होंने पिछले साल ही इलेक्ट्रिक को बढ़ावा दिया और नरेंद्र भाई मोदी ने इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसका यूज ज्यादा से हो, उसके उसके बारे में ही सोचा और उसके बारे में सोचकर उनको ही बढ़ावा दिया। इसलिए कि पेट्रोल डीजल और क्रूड के जो इंटरनेशनल दाम बढ़ते हैं उसके ऊपर आधार रखना पड़ता है, तो उनकी अवेजी में अभी हमने जी सोलार स्टेशन, इलेक्ट्रिक स्टेशन, सब स्टेशन बना दिया है। और उसमें भी गुजरात सरकार ने सब्सिडी की बात भी की है और सब्सिडी दे भी रहे। मगर ये जो इलेक्ट्रिक वाहन थे, इलेक्ट्रिक जो ट्रांसपोर्टेशन, ई रिक्शा है और जो 4 व्हीलर है, उसमें क्या प्रॉब्लम था कि जब सीएनजी फिलअप करने जा रहे हैं, कि कोई पेट्रोल फिलअप करने जा रहा है तो थोड़ी देर में फिलअप हो जाता है, मगर इलेक्ट्रिक जो बैटरीज है उसको चार्ज करने में 1-2 घंटा, 1-1.5 घंटा लग जाता था। मगर उसका भी जी सॉल्यूशन कर दिया कि बैटरी ट्रांसफर अदला बदली, बैटरी की अदला बदली जैसे हो। जी आपकी जो एमरॉन की बैटरी है तो जी वहां सर्विस स्टेशन में रखोगे तो आपकी एमरॉन की बैटरी 2 बैटरी है तो 2 रखोगे तो वो चार्ज की गई जी एमरॉन वैसे की बैटरी दाम क्या आपके रहेगा वाहन में उसका? रख देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल से भी कम समय में ये सब प्रोसीजर हो जाती है। मगर अब मैं यही जी कहना चाहता हूँ के न्यूज के माध्यम से कि अगले समय में इलेक्ट्रिक वाहन पे ही हमें निर्भर रहना पड़ेगा, तो जी तभी हम ये जो पेट्रोल वाली बात है उससे छुटकारा पा सकेंगे। जी, वैसे दाम क्या रहेगा वैसे बैटरी का, जैसे आप बता रहे हो, चलो अच्छी बात है कि चार्जिंग में समय व्यर्थ नहीं करना है, सिर्फ उसको ट्रांसफर ही करना है, लेकिन दाम क्या रहेगा? एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा मुझे भी पता नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार चार्ज की गई बैटरी 4 यूनिट लेती है हमारे घर से या कहीं से। 4 यूनिट में ये जो 200 किलोमीटर तक चलती है, तो कम से कम मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुफ्त में गाड़ी चलेगी। ज्यादा पेट्रोल, जी डीजल और सीएनजी से कई कई गुना ज्यादा मुफ्त में चलेगी, ऐसा तो मेरा मानना है। जी, आपकी और पारस जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरीके से फिर एक बार 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद बढ़ रही है, आज भी अगर देखिए जाए तो राजधानी में युवा जो कांग्रेस है उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया था इसी बाबत को। जी जल्पा जी, हमने पिछली बार भी 1 हफ्ते पहले ही आपके चैनल के माध्यम से ये डिबेट की थी गुजराती जी में कि क्यों पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे। पहले मैं मेरे जो भाजपा के प्रवक्ता दोस्त है उनको बता दूं कि आंकड़े कहाँ से लाते हैं, वो पहले गूगल में चेक कर लें। 2008 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब जो पेट्रो बॉन्ड की बात हुई थी वो 17,000 करोड़ के पेट्रो बॉन्ड दिए थे। और पिछले 8 साल से मोदी सरकार जो है उसका 3,000 करोड़ रुपया वो ब्याज भर रही है, जबकि पिछले 8 साल के अंदर 26 लाख करोड़ की कमानी उन्होंने जो पेट्रोल डीजल के वेट और जो एक्साइज ड्यूटी के अंदर कर दी। तो अगर मनसा होती मोदी सरकार की तो पहले ही साल के अंदर ये पेट्रोल बॉन्ड की भरपाई वो पेट्रोल कंपनियों को कर देती और 7 साल के अंदर ही वो पेट्रोल सस्ता दे सकती जी थी। लेकिन जी, क्या वैसे तो किया कि हर पेट्रोल साल बॉन्ड वो इसीलिए ब्याज होता है बढ़ाई। ताकि अंतरराष्ट्रीय कीमतें कितनी भी बढ़े या कम हो, उससे हमें कोई इफेक्ट ना हो। मैं यही बोलता हूँ, 17,000 करोड़ का जी जो बॉन्ड था, अगर आपकी जो इनकम है वो 26 लाख करोड़ है, तो सीधे सीधा ये हिसाब होता है कि आप अपना जो जो लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है, वो भरपाई कर दे। हर साल आप ब्याज क्यों उसका देते हो 3,000 करोड़ रुपया। अगर 8 साल के तो 8 साल में देखो तो आपने 21,000 करोड़ रुपया, 70,000 करोड़ का ऋण है, और मोदी सरकार जिसको कोई आवड़त नहीं है उन्होंने 21,000 करोड़ तो ब्याज दे दिया।
17,000 करोड़ के सामने 21,000 करोड़ ब्याज दे दिया और वो बोल रहे हैं कि मनमोहन सरकार ने बॉन्ड लिए थे, इसके लिए हम उसकी भरपाई अभी तक कर रहे हैं। तो ये तो छोटा सा पांचवी में पढ़ता बच्चा भी समझ सकता है कि 21,000 करोड़ का आप ब्याज चुकाते हो, उससे अच्छा था कि आपने 17,000 करोड़ का ऋण आपने दे दिया होता। दूसरी बात मैं ये आपको बताऊं कि ये जब भी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की उन्होंने जो बात की है, जो रशिया यूक्रेन की बात की है, मैं पहले इनको ये क्लियर बता दूं कि रशिया से जो अपना क्रूड ऑयल आता है उसकी जो भारत में खपत होती है 2% है। 23% खपत अपनी जो क्रूड ऑयल की होती है वो क्रूड ऑयल आता है सऊदी अरेबिया से। अभी ये लोग बोलते हैं कि आप दूसरे देशों में देखो कि भाव क्या है, आप श्रीलंका में देखो या बांग्लादेश में देखो या पाकिस्तान में देखो, ये कंट्रीज जो ये लोग हमको दिखाते, लेकिन ये कभी ये बात नहीं करते कि अमेरिका के अंदर क्या भाव है, जर्मनी के अंदर क्या भाव है, स्वीडन के अंदर क्या भाव है। आज की तारीख में आप देख लो तो गूगल के अंदर आप चेक करोगे तो अमेरिका के अंदर क्रूड ऑयल का जो भाव है, 1 लीटर पेट्रोल का भाव है, वो आज भी इंडियन रुपीस के अंदर 86 रुपीस है। वो आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, अमेरिका के साथ कंपैरिजन नहीं करते हो, जर्मनी के साथ कंपैरिजन नहीं करते हो, लेकिन आप कंपैरिजन करते हो श्रीलंका से करते हो, पाकिस्तान से करते हो। और ये भी मैं आपको बता दूं कि क्रूड ऑयल जो उसका जो प्राइस था 7 दिन पहले, उससे आज की तारीख में 26% उसका जो भाव है वो कम हो गया है क्रूड ऑयल का। तो ये 7 दिन से लगातार बढ़ोतरी क्यों? हमने तो कांग्रेस ने पहले ही बोला था कि जैसे ही चुनाव खत्म होते और भाजपा जीतती है तो उसके बाद में जो आम आदमी है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग है, वो तैयार रहे ये जो महंगाई है उसका सामना करने के लिए। क्योंकि पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ेगा, गैस का भाव बढ़ेगा, तो हर जीवन की जो आवश्यक चीज वस्तु का भी भाव बढ़ता है। आप खाने की कोई भी चीज देख लो तो उसमें भी भाव बढ़े हुए, सब्जी के भाव बढ़े हुए, तो भी ये भी उनमें बोलेंगे कि रशिया यूक्रेन का आते सब्जी के भाव बढ़े हुए, तो भी ये सब जो है जो सिर्फ दिखाने के अलग है। हमने कांग्रेस ने कल ही ऐलान कर दिया था लोकसभा के अंदर कि 31 मार्च के बाद हम पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर महंगाई मुक्त भाजपा का जो आंदोलन करेंगे और लोगों की आंखें खोलेंगे कि ये जो भाजपा है ये लोगों को बेवकूफ बना रही है, अंतरराष्ट्रीय भाव कुछ अलग है। और यहाँ पे ऐसे ही नहीं 8 साल में आपका 15,000 करोड़ की पार्टी ऐसे ही नहीं बन जाती है, वो ऐसे पेट्रोल डीजल के वैट के टैक्स, जीएसटी के टैक्स के अंदर से ही बनती है। और मेरे दोस्त ने जो कहा कि जो राजस्थान में ज्यादा टैक्स है और गुजरात के अंदर कम टैक्स है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितना टैक्स है? जो गुजरात में जो टैक्स है जो पेट्रोल का पर 44 रुपीज टैक्स है, और यूपी के अंदर 50 रुपए टैक्स है, और मध्य प्रदेश के अंदर 52 रुपए टैक्स है। तो वहां पे क्या पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार है? वहां पे क्यों टैक्स नहीं घटाती? और बार बार आप राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ की बात करते हो या महाराष्ट्र की बात करते हो, आप केंद्र में हो, आपके कितने राज्य और वहां पे कितना टैक्स है वो आप बात करो। यूपी में क्यों नहीं घटाते? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं घटाते? गोवा में क्यों नहीं घटाते? गोवा में भी 52 रुपए पर टैक्स है। तो आप राजस्थान की अकेले की बात मत करो, अपने दूसरे भी जो राज्य है जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे भी कितना टैक्स है वो भी बात आप अपने करो। और ये आम लोगों के जेब को काटने की और लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर चटनी चटा के अभी लोग और भी दुखी होंगे। और अभी भी एक सर्वे आया है कि पिछले 15 दिनों के अंदर अभी और 11 रुपए पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने वाला है। जी जी आपकी और कालू जी यहाँ पर आना चाहूंगी। प्रश्न यहाँ पर यही है कि क्यों अगर 5 राज्यों की बात करिए उसके चुनाव के परिणाम के बाद ही ये बढ़ोतरी आई, क्योंकि बीच में हम जानते हैं जिस तरीके से कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो कच्चे तेल के दाम है वो काफी बढ़ गए थे, जिसके बाद अभी की बात करें तो वो उसके मुकाबले काफी कम है, तब बढ़ोतरी नहीं आई और अभी बढ़ोतरी आई। देखिए, हमारे देश में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पर राजनीति पहले से होती आई है। शायद जब भाजपा विरोध पक्ष में था तब भी होती थी, आज भी होती है, पहले भी होती थी। सामान्य आदमी, अगर भारत का कोई भी सामान्य छोटा बच्चा को भी पूछ लो तो वो ये कह रहा था कि जैसे उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव खत्म होगा ये भाव बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लगातार भाव बढ़ रहा था, इंडिया में नहीं बढ़ रहा था। उसके पीछे रीजन था कि चुनाव। तो ये मेरे ख्याल से एक पॉलिटिक्स का भाग रहता है, कोई भी सरकार हो। शैलेश जी जो बोल रहे थे वो पता नहीं कौन सा बुक से स्टडी करके आते हैं, कौन सा विकिपीडिया यूज करते हैं, उसको मालूम नहीं।
हर बार भाजपा के प्रवक्ता डिबेट में आकर एक ही बात बोलते हैं कि ऑयल बॉन्ड की वजह से हमको ये रेट बढ़ाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। इनफैक्ट ऑयल बॉन्ड लेने की शुरुआत जो किसी ने की तो वाजपेयी सरकार ने की थी, उसके बाद मनमोहन सरकार ने भी की। लेकिन मनमोहन सरकार ने जो पिछला जो बॉन्ड था जो वाजपेयी सरकार वाला, उसको रीपे करने का भी काम किया था। तब भी ऑयल प्राइसेस की इंटरनेशनल कीमतें आज की तारीख से भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन एक लेवल प्राइसेस थी उस वक्त के बाद। अभी जो यूक्रेन रशिया का जो भाजपा के प्रवक्ता में कोई मैं जाता हूं तो ये देते कि इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गया है, क्रूड ऑयल का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। तो इनफैक्ट हम उतना यूज नहीं कर रहे, जहां पे अफेक्टेड कंट्रीज है रशिया, वहां से इतना इंपोर्ट नहीं कर रहे। ज्यादातर हमारा अरब कंट्री से आते हैं, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया। तो वो कोई लॉजिकल उसके एक्सक्यूजेज नहीं है। और चुनाव खत्म होने के बाद रेट बढ़ाना वो तो सब कोई एक्सपेक्टेड था, सब कोई आदमी जानता था और बढ़ा भी दिया। तो उसके पीछे अभी देखो, अभी कोई राज्य में जहां पर नॉन बीजेपी सरकार है वहां पर भाजपा के खुद के कार्यकर्ता और वो अगर विपक्ष में तो वो खुद लोग वो राज्य सरकार का विरोध करते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के लिए, लेकिन उसको खुद को नहीं मालूम कि जहां पर उसके रूल्स जो स्टेट है वहां पर क्या रेट है, कितना वहां पे वेट लिया जाता है, वो नहीं मालूम। अगर वही रीजन है कि फला स्टेट का, जैसे अभी भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि राजस्थान में एक्सिस है वेट का जो राज्य सरकार का, तो आप करिए ना, जीएसटी के दायरे में ला दीजिए। आप रात में 8 बजे आकर नोटबंदी कर सकते हो, 12 बजे रात को जीएसटी लागू कर सकते हो। तो वन नेशन वन टैक्स अगर आपको लागू ही करना है पूरे देश में, तो पेट्रोल डीजल पर क्यों किया? आप कर देते। आप कोई राज्य नहीं, कोई ज्यादा ही नहीं लेता, लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपको और आपकी जो सरकार लोग है उसके पास विजन नहीं है। जब भी पैसे कम पड़ते आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हो। आपके पास और कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आपने जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको आपने जिंदा नहीं रहने दिया। जहां से बड़ा टैक्स रेवेन्यू आने की संभावना है उस क्षेत्र को आपने मिटा दिया। आपके पास उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं, इसलिए आज आप पूरा जो भारण है वो पेट्रोल डीजल पर डाल देते हो। और पेट्रोल डीजल मैं आपको बता दूं कि छोटे से छोटे आदमी को भी अफेक्ट करता है उसके प्राइसेस। क्योंकि अगर किसी के पास कार है, बाइक है, वो खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है, उसको सुबह जाकर पेट्रोल महंगा डलवाना पड़ता है। जिसके पास कार बाइक नहीं है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी रेट बढ़ेंगे और बढ़ भी गए हैं। और जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ते हैं, जो माल खाने की चीजें उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग बढ़ती है। तो आपने अभी देखा 15 दिन पहले दूध के भाव बढ़ गए हैं, मैगी के भाव बढ़ गए, सारी जो फूड बेवरेजेस की चीजें हैं उसके भाव बढ़ गए। और ये सब एसेंशियल जीवन जरूरी चीजों के भाव पेट्रोल डीजल की वजह से बढ़ते हैं। गरीब का गरीब आदमी भी उसका भोग बनता है। तो क्यों ना सरकार और कोई रास्ता ढूंढे। जब भी जरूरत रेवेन्यू की पड़ती है तो आप टैक्स पेट्रोल डीजल पर बढ़ा देते हो। आपको ऐसी ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाओ ना, जैसे इनकम टैक्स के दायरे में ज्यादा लोग आए। इतनी कालाबाजारी होती है हमारे देश में, वहां इतना सारा भ्रष्टाचार होता है, खनिजों का इतना सारा गोलमाल होता है हमारे देश में, वो बंद हो, ताकि इस क्षेत्र में कम से कम आप टैक्स रख सको। और सबसे ट्रांसपेरेंट बात तो तब होगी जब आप इसको जीएसटी के दायरे में ला दीजिए। इतने सालों से, पिछले 2-3 सालों से पेट्रोल डीजल के इतने दाम बढ़ गए, दूसरी तरफ पेट्रोल पंप जो मालिक है उसका कमीशन नहीं बढ़ा, उसको वही 3-3.25 रुपये पर लीटर जो कमीशन मिलता है वो भी मिल रहा है, उसको भी स्ट्राइक करनी पड़ती है उसके कमीशन को लेकर। खाली आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते रहते हो और जब चुनाव खत्म होता है तो एक भाव बढ़ा देते हो। वापिस अभी 2012 के एंड 22 के एंड में जब गुजरात में और दूसरे राज्यों में इलेक्शन आएगा तो वापिस ब्रेक लगा दोगे। आप पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पर पॉलिटिक्स ही करते हो और कुछ आपकी मंशा नहीं और आपके पास विजन नहीं है, इसलिए हर बार इसमें फोकस करना है। बैटरी संचालित वाहन है उसका मोदी जी ने किया, वो किया, लेकिन फिर में जो द्विचक्री बैटरी संचालित पर गई है, सोलर रूफटॉप था उसका सब 6 महीने तो भी अवेलेबल नहीं है। सेलिंग कौन सी स्कीम अवेलेबल है गुजरात में मिलती है, यहाँ आकर डिबेट करिए। बैटरी का भी उसकी जो बैटरी है उतनी इफेक्टिव नहीं है, वो उसकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है। लिथियम बैटरी की लाइफ ज्यादा है, लेकिन बैटरी का प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत कम हो रहा है। और इसी की वजह से आज आप देखो कि 2 व्हीलर का रेट है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का रेट है 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, जो अफोर्डेबल नहीं है।
तो उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, उसके पास हमारे पास विजन नहीं है कि लिथियम बैटरीज का जी प्लांट डाले और उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाके ताकि पेट्रोल डीजल पर जो डिपेंडेंसी हो कम हो। एक कोई विजन नहीं है, खाली एक क्षेत्र जो दिख गया है कि जब भी रेवेन्यू कम पड़ता है या जरूरत पड़ती है पैसे की, तो आप पेट्रोल और डीजल पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हो। अभी देखो सीएनजी किस लिए लाया गया था? पोल्यूशन कम करने के लिए। जी तो कम से कम आप सीएनजी पर तो सब्सिडी दीजिए, उसके पर तो भाव मत बढ़ाइए। मैंने तो ये सुना था कि सीएनजी अब इतना ज्यादा प्रोड्यूस होती है कि उसको ऐसे ही जला दिया जाती है। तो कम से कम अभी सीएनजी के इतने सारे वाहन बढ़ गए हमारे देश में, तो आप सीएनजी पर भाव बढ़ा रहे हो। जिससे पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है उसके पैरेलल सीएनजी का भाव भी बढ़ता है। अभी थोड़े दिन पहले जो 52-53 रुपए का पर केजी सीएनजी आता था, आज 72 रुपीज पर केजी आने लगा है। तो वहां पर कौन सा इंटरनेशनल मार्केट का रेट आपको लागू पड़ गया हो तो बताओ। वहां पर भी आप ड्यूटी बढ़ाते जाते जी हो, टैक्स का भारण बढ़ाते जाते हो, तो आदमी करेगा क्या? जिस चीज को आप अभी बैटरी 4 व्हीलर 2 व्हीलर को लाए हो, अभी आपने कुछ थोड़ी बहुत सब्सिडी दी, अभी आपने बंद कर दी है, तो आने वाले दिनों में उसकी प्राइसेस कम होगी कि नहीं, वो देखने वाली बात है। तभी जाके कोई सामान्य आदमी उसको अफोर्ड कर पाएगा, अदरवाइज कौन ले पाएगा? जी पेट्रोल डीजल बिल्कुल एक आज की तारीख में कोई लग्जरी चीज नहीं रही है, वो एसेंशियल चीज बन गई, एसेंशियल कमोडिटी हमारी लाइफ में बन गई। हर एक आदमी उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है जी कि अगर मोदी सरकार सही में गरीबों की सरकार है और गरीबों का देखती है, तो पेट्रोल डीजल पर इतना रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। चाहे इंटरनेशनल मार्केट का आप हर बार जी एक्सक्यूज दोगे, लेकिन मुझे मालूम है जब हम ही डिबेट कर रहे थे 1 महीना पहले, तब हाईएस्ट भाव चल जी गया था इंटरनेशनल मार्केट पर, और हम भी ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाव बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ाया क्योंकि वहां पर अभी 2 फेज के जी चुनाव बाकी थे। आज की तारीख में इतना भाव नहीं है जो 1 महीने पहले था इंटरनेशनल मार्केट में। तो आज तो आप डेली बढ़ा रहे हो, बिल्कुल और ये मैं कहता हूँ लगातार बढ़ना है आने वाले 3 महीने तक। जब तक गुजरात चुनाव का माहौल जी बनेगा तब तक ये भाव बढ़ते ही जाएगा। 6 महीना ब्रेक लगेगी, वापस चुनाव खत्म होने के बाद भाव बढ़ेगा। तो सामान्य आदमी क्या जी समझेगा? आप बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट का दुहाई देते हो, लेकिन वो तो रीजन है ही नहीं। रीजन तो वो है कि जी आपको बढ़ाना ही है, आपको पैसा चाहिए, लेकिन जहां पर चुनाव है वहां पर आपको वहां ब्रेक लगा देनी है। चुनाव के बाद दोगुनी रफ्तार से आपको भाव बढ़ाना है। जी आपकी और यहाँ पर ज्योति जी आना चाहूंगी। यहाँ पर हम जब बढ़ते हुए तेल की कीमतों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की अगर कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो सिर्फ वो उसी तक सीमित नहीं रहती, हर चीज की प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। अब अगर हमें अर्थतंत्र को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले तो हमें ये यानी कि सरकार को ये सोचना होगा कि किस चीज में कितना टैक्स लिए। जल्पा, मैं पेट्रोल की उपमा अपने शरीर में घूमते हुए लहू से करना चाहूंगी। जैसे शरीर में हर जगह अगर खून दौड़ता है तभी सब अंग ढंग से काम करते हैं। यही काम अर्थव्यवस्था में पेट्रोल करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हर चीज का होता है। तो ये मान लीजिए कि हर चीज पेट्रोल के दाम पे उसके दाम निर्भर करते हैं। अब पेट्रोल के भाव किस तरह से मतलब तय किए जाते हैं, तो उसके 4 फैक्टर्स है। एक है कि क्रूड ऑयल का जो रॉ क्रूड ऑयल है उसका भाव, फिर आता है डीलर्स के कमीशन, फिर आता है सेंट्रल एक्साइज, और फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट की वेट। अब हम देखें तो क्रूड ऑयल के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन ना डीलर का अभी कमीशन घटा बढ़ा है, ना जो स्टेट्स थे वो तो अभी भी कोई घटा बढ़ा नहीं है। मतलब हम अगर ये पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो जिसमें ये 5 बार बढ़ चुका है। तो ये 5 बार बढ़ा है, तो वो अगर और कहीं फेरबदल नहीं हुआ तो कहाँ हुआ? सीधी सी बात है कि सेंट्रल एक्साइज में, क्योंकि स्टेट्स तो बहुत सारे हैं और कहीं पे भी गड़बड़ की कोई खबर नहीं है स्टेट के वेट के रेट्स में। ऐसे ही ना कमीशन बढ़ाए गए, और क्रूड ऑयल का भाव जो अभी पिछले महीने युद्ध शुरू हुआ चल रहा है एक्चुअली, तब जो इतना बढ़ा था तब भी भाव नहीं बढ़े थे, और अब जाके बढ़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल एक्साइज बढ़ाई गई है पिछले रास्ते से, चोरी चुपके से। अब अगर मतलब जनता कोई बेवकूफ नहीं है कि ये बात नहीं समझे। अब जरूरत क्या है, अगर आप ज्यादा क्रूड ऑयल के वक्त भी अगर भाव स्टेबल रखते हो तो अभी बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ गई?
तो सबको मालूम था कि उस वक्त चुनाव चल रहे थे, इसलिए नहीं बढ़ाया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बस मैं राह देख रही हूँ कि जी। कितने दिन बाद बढ़ते हैं, चुनाव खत्म होने के बढ़ेंगे तो सही, क्योंकि ये तो स्ट्रेटेजी रही है हमेशा। अब जब गुजरात में चुनाव आएंगे तब गुजरात का काम करेंगे, बाद में यहाँ भी बढ़ जाएंगे, तो वो कोई बात नहीं है। जी। अब अगर कांग्रेस का उदाहरण दिया जाता है, कांग्रेस के शासित 2 राज्यों का, तो मैं ये कहूंगी कि अभी तो सिर्फ 2 राज्य बढ़े हैं जिसमें कांग्रेस का शासन है। ज्यादातर शासन अभी भाजपा के सरकारों का है, तो फिर क्या वो भी वहां पे भी कम किया जा रहा है? क्योंकि अगर आपको सही में जनता की चिंता है तो ये भाव नहीं बढ़ाते। लेकिन मुझे लगता है कि जी। भाजपा के पास कोई अच्छी इकोनॉमिस्ट नहीं है जो उनको सही सलाह दे सके, क्योंकि अब तक जो अच्छे आए थे तो वो सरकारी नीतियों से कोई भी सहमत नहीं हुआ है, और आरबीआई के गवर्नरों से लेके अच्छे इकोनॉमिस्ट सब जा चुके हैं छोड़ छोड़ के। और अभी भी गिरेबान में झांकना नहीं है कि गलती कहाँ हो रही है या हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं, वो लीपा पोती करके खुद को सही साबित करना। अब अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये जो ऑयल बॉन्ड लिए गए थे तो वो एक बहुत जी। सही कदम था, क्योंकि उस वक्त क्रूड ऑयल इतना ज्यादा बढ़ा था कि अगर हम उस हिसाब से उस वक्त ये भाव बढ़ता पेट्रोल का तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत मार पड़ती, लोग बाग बहुत महंगाई में पिस जाते। तो ये अच्छा स्टेप था और ये पहली बार नहीं उठाया गया, ये पहले भी उठाया गया है वाजपेयी की सरकार की, उसमें भी बॉन्ड्स लिए गए हैं। लेकिन इस तरह से एक अच्छी चीज को बदनाम कैसे किया जाता है वो हम समझेंगे। दूसरी बात कि अब चलिए 1 लाख करोड़ के लिए है, मान लेते हैं उनकी बात, लेकिन जो 26 लाख करोड़ अभी तक कमाए उसमें से अभी तक उनको वापस क्यों नहीं दिए? अगर मेरे पास 26 लाख रुपया है और मैं फिर भी किसी का 1 लाख उधार दबा के बैठी हूँ, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि भाई मुझे चुकाना ही नहीं है। तो आप ये ब्याज क्यों चुका के और ज्यादा, मतलब फिर ये है कि फिर इनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। लेकिन समझ पहले मतलब थोड़े बहुत जब लोगों को समझ में नहीं था, एक आम आदमी की बात कर रही हूँ, तब वो मान लेते थे हाँ कांग्रेस ने बहुत ये किया, लेकिन अब सबको सच्चाई पता चल रही है, क्योंकि अब मतलब जो भी कुछ होता है, पिछले 8 सालों से भाजपा की सरकार है और 8 साल काफी होते हैं, तो अब जिस भी दिशा में देश जा रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी अब भाजपा की बनती है। तो वो आगे की सरकारों पे ठिकरा फोड़ना बंद करे और खुद अपनी जिम्मेदारी अपने कामों की ले। अब दूसरी बात, अब इलेक्ट्रिक की बात करूंगी, तो एज ए फिजिक्स स्टूडेंट मैं ये कहूंगी कि जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाए जाते हैं तो इनकी इतनी एफिशिएंसी होती ही नहीं है कि वो मतलब ज्यादा देर तक वो कर सके, मतलब वो एफिशिएंट ऊर्जा नहीं होती है। आप जितना चार्ज करते हो बदले में जितना आपको आउटपुट मिलना चाहिए वो किसी भी बैटरी, अभी तक मतलब संशोधन हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल स्कूटर तो आज से 20 साल पहले से चल रहे हैं, लेकिन वो पॉपुलर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो एवरेज इतनी नहीं दे पा रहे हैं, और अगर तकलीफ ये होती बीच रास्ते बंद हो जाए तो कहाँ पर हम उनको चार्ज करेंगे। तो ये सारी दिक्कतें रहती है और अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। तो जब भी पेट्रोल का भाव बढ़ने की बात आती है, फट से वो इलेक्ट्रिक का रास्ता दिखाया जाता है। तो ये तो वो वाली बात हुई कि आप मतलब आंधी का तूफान आ रहे हो और रेती में मुंह खोस के बैठ रहे हो कि भाई हमको तो तूफान दिख ही नहीं रहा है। तो ये वाली बात सही नहीं है। इलेक्ट्रिकल स्कूटर कोई अभी नई चीज नहीं है, 20 सालों से उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी आएगी नहीं सिवाय कि कोई मतलब चमत्कार हो जाए, क्योंकि वो बैटरी बनाना बहुत मुश्किल है। जितना इनपुट दिया जाता है उससे ज्यादा आउटपुट दे, ऐसी बैटरीज बहुत मुश्किल से बनती है। अब चौथा जो जहाँ पर ये भाव का वजन पड़ रहा है उसकी एक हिडन वजह वो मैं दिखाती हूँ आपको। आपने देखा होगा जितनी भी ऑयल कंपनी के ऑफिसर्स है या पेट्रोल पंप में आप देखेंगे कि अगर उनको ज्यादा कमीशन नहीं मिल रहा है फिर भी वो पेट्रोल पंप के लाइसेंस के लिए इतनी सिफारिशें क्यों की जाती है, क्यों लागू की जाती है? तो इसकी वजह है उसके अंदर जो एक छिपी कमाई होती है। तो वो एक पेट्रोलियम जो होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से अपना वॉल्यूम उसका घटता बढ़ता है, और उसमें जैसे वो वॉलेटाइल है, मतलब उड़नशील है, वो कुछ टेम्परेचर पे उड़ जाता है।
तो वो एक मार्जिन दिया जाता है, सेट किया गया है गवर्नमेंट के हिसाब से कि भाई इतना उड़ा हुआ अगर आप दिखा रहे हो तो वो लीगल माना जाएगा। अब यहाँ पर छिपी कमाई के खेल शुरू होते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो ये वॉलेटाइल है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। मतलब अगर गर्मियों में उड़ता है तो ठीक है, लेकिन जब सर्दियां होती है नहीं उड़ता है, तब भी इतना मार्जिन की जो कमाई है वो उसमें बढ़ती है। और यही वजह है कि ऑयल ट्रांसपोर्टेशन से लेके ऑयल के जो कंपनी के ऑफिसर्स है वो ये उड़े हुए कोटा में डाला जाता है और इसमें गोलमाल की जाती है, और यहाँ पे ये सारी हिडन कमाई है। तो ये यहाँ पर ब्रेक लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर राजकीय मंशा रही तो बाकी तो फिर भाग बटाई चलती है, हर एक जना उसमें अपना अपना हिस्सा लेता है। लेकिन अगर सही में जनता की चिंता है तो अभी ज्यादातर राज्य भाजपा शासित है, तो वो वेट कर्म करे। कांग्रेस के तो अब 2 ही स्टेट बचे, तो सिर्फ कांग्रेस के मत्थे मत मरो, आप अपने राज्यों में काम करो, कांग्रेस को अपने आप करना ही पड़ेगा। और सेंट्रल एक्साइज जो अभी पिछले 1 हफ्ते से बढ़ाना शुरू किया है, तो उसको तो आप मत बढ़ाओ। अगर ज्यादा क्रूड ऑयल के वक्त भी अगर ये कंट्रोल में रह सकते थे भाव, तो अभी क्यों नहीं रह सकते? तो यही जनता पूछ रही है। जी जल्पा जी। जी बिल्कुल योगेश जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आखिरकार क्यों घटती नहीं है। पहले तो कहा गया था बहुत हुई महंगाई की मार, उस वक्त लगता था कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें जो कि कहीं ना कहीं महंगाई का मुख्य कारण बन जाती है, जिसमें कुछ राहत जनता को मिलेगी, लेकिन ये राहत कब? जलपा जी, हमारे चारों गेस्ट ने बताया कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही है। शैलेश भाई तो शब्दों के जादूगर है, वो तो अपनी बात इस तरह से बताएंगे, ना कोई दुख नहीं है, सब लोग सुखी है। लेकिन ये बाकी के लोगों ने जो बताया कि कितना दुख है, तो सच्ची बात जो है वो हमको देखनी चाहिए। पेट्रोल के दाम थोड़े से भी बढ़े तो हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बैलगाड़ी में पार्लियामेंट में आए थे। वो दिन याद करिए जब गैस के सिलेंडर के भाव 2 रुपया बढ़े थे, स्मृति ईरानी जी सर पर सिलेंडर लेके आए थे। वो दिन कहाँ गए? आज जो हो रहा है वो तो भाजपा ने किया है, लेकिन उस टाइम भाजपा विपक्ष में था, तब आप क्या करते थे? तब तो इतनी राड़ा करते थे कि क्या दुनिया टूट पड़ी। और उस टाइम के वीडियो अभी भी आते हैं तो हम देखते हैं तो कि उन लोगों ने इतना फिलोसॉफी बताया था कि मनमोहन सिंह का कुछ आता नहीं है, दुनिया भर का बड़ा अर्थशास्त्री है, फिर भी ये देश नहीं चला सकता है। आज मैं पूछता हूं कि हमारी सरकार में ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है जो आपको ये कीमत इस तरह से बढ़ाने का सुझाव देते हैं? अच्छा, इंटरनेशनल प्राइस की बात करो तो मनमोहन सिंह के टाइम पर जितना प्राइस था उससे ज्यादा, उस टाइम ज्यादा था, आज कम है। फिर भी उन्होंने सब्सिडी दी, बॉन्ड लाए, ये करके भी प्रजा को ठीक से पेट्रोल दिया। आज क्या बात है? अच्छा, एक मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन मैं मैथमेटिक्स तो जानता हूं। एक बात मैं पूछता हूं कि अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती है तो उसके पर एक्साइज वैट वगैरह जो होता है वो परसेंटेज पर होता है। तो पर लीटर $1 बढ़ता है तो इसका वेट भी बढ़ जाता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पर लीटर इतना रुपया हम लेंगे, उसमें परसेंटेज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो एक फिक्स प्राइस रहेगा। लेकिन जैसे क्रूड का इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है, सरकार को इतना परसेंटेज ज्यादा एक्साइज और वेट मिलता है। ये क्यों? आपको सिर्फ यही एक चीज दिखाई देती है कि जिसके पर हम टैक्स ज्यादा ले सकते हैं। बहुत सी कमोडिटीज ऐसी है जो जीवन जरूरी नहीं है। पिछली डिबेट में हमने बताया था कि आप शराब पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लो, वो कोई जीवन जरूरी नहीं है। और जो विदेशी शराब वगैरह यूज करते हैं वो पैसे वाले होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 रुपया 20 रुपया बढ़ेगा तो। लेकिन यहाँ तो हमारी सरकार क्या करती है, जैसे हम कुत्ते को एक एक रोटी का टुकड़ा देते हैं, इस तरह से हर रोज 30 पैसा बढ़ा, 80 पैसा बढ़ा, लेकिन कुल मिला के कितना बढ़ा वो देखो आप। हम चुनाव की तो बात हो गई, क्योंकि प्रजा तो बेवकूफ है,
प्रजा तो समझती नहीं है कि ये लोग पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ा रहे, और उस टाइम पर भाजपा उसका भी प्रचार भी कर रही थी कि हम पेट्रोल के इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने के बाद भी देश में इसके दाम नहीं बढ़ा रहे। लेकिन प्रजा को मालूम था कि जैसे यूपी का चुनाव उसका 8वां चरण खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन ये बेल बजने वाला है। और आज हम देख रहे हैं, अभी कालू भाई बता रहे थे उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, अभी 11 रुपया भी और बढ़ने वाला है। तो लोग जाएंगे कहाँ? ये डीजल का प्राइस बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ता है, उसके कारण बाकी की कॉमोडिटीज जो है वो महंगी हो जाती है। वो क्यों नहीं सोचते आप? कोई ऐसा अर्थशास्त्री को बिठाकर वो सोचिए कि जिसके कारण सिर्फ उसी चीज का भाव बढ़े और बाकी के कॉमोडिटी पर कोई असर नहीं हुए, वो क्यों नहीं करते? अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रधानमंत्री जी ने गरीब लोगों की, गरीब महिलाओं की लकड़े की चूल्हे से जो उसकी आंखें खराब होती थी, उसकी हेल्थ खराब होती थी, उसके कारण उज्ज्वला योजना की और सबको गैस सिलेंडर दिया, ये दिया, वो दिया। वो गैस सिलेंडर के भाव अभी इतने बढ़ गए कि उज्ज्वला योजना में जिन लोगों को सिलेंडर मिले थे उन्होंने फिर रिफिल नहीं करवाया, वो सिलेंडर बाजू में रखा है, फिर वो लकड़े वाली बात हो गई। तो ये आप लंबा क्यों सोचते नहीं है? मैं शैलेश जी की एक बात वो करूंगा, वो ऑयल बॉन्ड की बात। मनमोहन जी ने ऑयल बॉन्ड लिया, मानो चलो उसकी नहीं दूसरी सरकार के ऊपर बोझ आया। आपने बुलेट ट्रेन के लिए जो बॉन्ड लिया है उसका क्या होगा? 40 साल के 50 साल के बाद जापान को पैसा देना है, वो कौन देगा? तो आप भी तो ऐसा कर रहे हो कि आने वाली सरकार पर आप बोझ डाल रहे हो। तो मनमोहन सिंह ने तो क्योंकि उसका फिगर में जो है आज डिबेट में जो सुना उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा आंकड़ा नहीं था, लेकिन हमारे बुलेट ट्रेन के लिए तो कितना बड़ा आंकड़ा होगा। तो ये आप आने वाली सरकार पर ये बोझ डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके दूध के धोए हो, ये भी सोचना चाहिए। और अभी बहुत हो गया, इतनी महंगाई, इलेक्शन में आप जीत जाते हो। और जलपा जी, ये लोग तो क्या बोलते, पब्लिक हमको वोट नहीं देती, हमको आशीर्वाद देती है। ये आशीर्वाद के बदले आप हमको ये मार दे रहे हो। ये आशीर्वाद प्रजा आपको बहुत देती है, उसके बदले आप हमको मार दे रहे हो। और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जिसका सैलरी 25,000 था उसका 30,000 नहीं हुआ, लेकिन लेमन का या शाकभाजी का जो भाव बढ़ा है, 200 रुपया किलो लेमन मिलता है, वो कहां से लाएगा? अभी गर्मी के दिनों में उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको तो सोचना है नहीं, आपको तो सोचना क्या है कि अभी दूसरे 2 राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं, उसका क्या करे, उसके लिए कुछ मीटिंग वगैरह करे। जो शासन में बैठे हुए हैं वो पब्लिक की चिंता करने के बदले आने वाली इलेक्शन की चिंता करते। एज अ राजकीय विश्लेषक मुझे लगता है कि हमारे सब मंत्री जो है वो इलेक्शन की तैयारी करते हैं, प्रजा की सुखाकारी की कोई बात सोचते ही नहीं है। तो ये करना अभी बहुत जरूरी है, प्रजा के लिए कुछ तो देखो। और अच्छे दिन आने वाले, कम से कम हमें वो पहले वाले जो अच्छे दिन थे वो तो वापस दे दो। आज के अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, वो वापस दे दो। जी, आपकी और शैलेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, अर्थतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ आगे भी बढ़ना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी रहेगी कि अगर अर्थतंत्र को मजबूत करना है या फिर हमें विश्व गुरु बनना है या आत्मनिर्भर कह लो वो बनना है, तो सभी राज्यों को केंद्र सरकार को ही एकजुट करना होगा, जिसे पता चले कि किस राज्य की कौन सी भौगोलिक परिस्थिति है जिससे ज्यादा जीडीपी को बेनिफिट हो सकता है। और उसके लिए एक अगर हम कुछ बेसिक रूल की भी बात कर ले तो सबसे पहले तो महंगाई किस तरीके से दूर होती है, यानी कि इन्फ्लेशन कैसे दूर। जलपा जी, सभी को सुना मैंने, कालू भाई को सुना, पारस भाई को सुना, अमीन बहन जी को सुना और चुड़कर जी को भी सुना। सभी लोग ज्ञानी तो है, सभी को पता है क्या नहीं है। और आपकी एक बात का कुल मिला के मैं बात करूं तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ये बात आपकी सही है, उसके साथ में हूं। मगर जब जो यूपीए सरकार थी, यूपीए 1 और यूपीए 2, यूपीए 1 थी तब पेट्रोल के दाम थे 30 रुपया, और यूपीए 2 जब पूरी हुई तब पेट्रोल के दाम थे 42 रुपीज,
और जब नरेंद्र भाई मोदी ने 2014 में जब देश का शासन संभाला तब पेट्रोल का दाम गूगल में सर्च कीजिए, कर लीजिएगा कालू भाई और पारस भाई। जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी ने शासन संभाला तब 72 रुपीस पेट्रोल का दाम था पर लीटर। और जैसे जैसे जो मैं क्या बोलता हूँ 29 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 72 रुपीस, यानी कि बढ़ा है, कभी कम नहीं हुआ। पेट्रोल की बढ़ोतरी हुई है। मैंने पहले स्लॉट में भी बोला है कि कोई जी। भी सरकार हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो उसकी अवेजी में हमें क्या करना चाहिए, आत्मनिर्भर जब लेकिन भारत को बनाना है। 2014 तो में मैं जब ये भी कहना नरेंद्र मोदी चाहता हूं। प्रधानमंत्री बने थे, उनके बाद उन्होंने खुद कहा था कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूं क्योंकि मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री बना और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम घट गए। हाँ, कभी कभी दाम कम होते हैं तो भारत में भी पेट्रोल के दाम कम करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है ही, मगर राज्य सरकार का भी कुछ हिस्सा है। सभी राज्य ने, मैंने पहले जी। स्लॉट में भी बताया कि राजस्थान का नाम लिया तो पारस भाई के पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, जो दिल्ली का नाम लूंगा, पंजाब का नाम लूंगा तो कालू भाई के पेट में प्रॉब्लम हो रहा है। मगर मैं कोई स्टेट का नाम पर्टिकुलर लेना नहीं चाहता, मगर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली जो स्टेट की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहां हमने हमारे जो हाई कमांड है उसने आदेश दिया है कि केंद्र तो कम करेगी, अभी इंटरनेशनल दाम बढ़े, केंद्र तो कम करेगी, मगर आपकी जगह से भी आपके हिस्से का भी कुछ जो वेट है वो भी स्टेट को कम करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज चलो पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। आप भी सभी लोगों को, मैं कालू भाई, पारस भाई और चुड़कर जी और अमीन जी सभी को बोलना चाहता हूं कि आप भी प्रचार प्रसार करो कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग सीएनजी का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर एनर्जी का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसका यूज करें। तो हमें जो प्रॉब्लम होता है, अभी अमीन जी बोल रही थी कि इलेक्ट्रिक का यूज जो है अभी इम्प्लीमेंटेशन करने में देर लगेगी, अभी प्रॉब्लम है, ये सब। ये तो जब सीएनजी शुरू हुआ जलपा जी, तब भी सीएनजी के जो पंप थे वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में एक आता था। आज देख लो तो 10 किलोमीटर में एक सीएनजी पंप आता है, सॉल्यूशन हो गया है। ऐसे ही हम ये नहीं कहते दाम भी तो बढ़े हैं शैलेश जी। हमने कुछ भूल नहीं की, हम जलपा जी ऐसा बोल ही नहीं रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है और लोगों ने जो किया वो अच्छा नहीं है। सभी लोग देश के लिए अच्छा ही काम कर रहे हैं, मगर अभी हम शासन में है, हमारी भी कहीं त्रुटि होगी, हमारी भी कहीं मिस्टेक होगी, तो हम मिस्टेक भी एक्सेप्ट करते हैं। मगर ज्यादा से ज्यादा जो दाम बढ़े हैं उसकी कंपैरिजन में कम से कम दाम में पेट्रोल डीजल लोगों को मिले, यही हमारा ध्येय है। हमारी नीति भी यही है, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के दाम में बढ़ावा होता है, ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ते हैं तो सभी जीवन की जो जीवन जरूरियात चीजें हैं उनमें भी दाम बढ़ते हैं, हम सब लोग जानते हैं। मगर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दोष देना, अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, दिल्ली में नहीं बोलेंगे कि कम करो, वो पंजाब में नहीं बोलेंगे और राजस्थान में नहीं बोलेंगे, गुजरात में ही बोलेंगे। ये हमारा स्टेट गुजरात है, उसको भी गुजरात में ही बोलना चाहिए। ये जो इंटरनेशनल उसका पैसे ऐसा कर रहे हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो 100% क्रूड जो है उसमें से 80% क्रूड जो है वो भारत के बाहर से आता है, अंडमान निकोबार, बॉम्बे हाई है वहां से, और कहीं हमारे भारत में जो 27% क्रूड आता है कहीं ना कहीं से, मगर 82% जो क्रूड है वो बाहर से ही आता है, हम सब जानते हैं। तो उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, किसी और के ऊपर जब निर्भर है जलपा जी तो ये प्रॉब्लम होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा भी वादा था कि पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल बढ़े, फिर भी हम नहीं बढ़ने देंगे। मगर ये पेट्रोल बॉन्ड और ऑयल बॉन्ड वाली बात जो है वो कांग्रेस ने की थी, हम ये करना नहीं चाहते हैं। और दो तरफ से हमें मार पड़ता है, 700 करोड़ का इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है, और जो इंटरनेशनल क्रूड का दाम बढ़ता है वो डॉलर में होता है, डॉलर के हिसाब से दाम बढ़ता है, कलेक्शन भी और जो रुपया है उसकी कंपैरिजन करोगे तो भी पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज बढ़ा है। और जब कांग्रेस की शैलेश जी ये तो बहुत ही खराब बात है अगर अर्थतंत्र की दृष्टि से देखें कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया जो है वो कमजोर होता जा रहा है।
आपने जो चीज बताई जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमें मार सहन करनी पड़ रही। हाँ, वो डॉलर बढ़ता ही जा रहा है। हमारा रुपया कमजोर नहीं होता, बहुत पहले जितना कमजोर होता था उतना अब जब नरेंद्र भाई ने वैश्विक क्या तल बात पर कर रहे हो हमारे भारत शैलेश जी। देश को लाने में सफलता प्राप्त की है, उसकी वजह से जितना जो रुपया नीचे जा रहा था उससे कम जा रहा है, वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज की डेट में इंटरनेशनल जो दाम बढ़े हैं उसकी वजह से पेट्रोल के दाम बढ़े, हम एक्सेप्ट करते हैं। मगर इलेक्ट्रिक का जो वाहन है उसकी तरफ हमें चलना ही पड़ेगा और सौर ऊर्जा के तरफ चलना ही पड़ेगा। और भारत में जी, ही वैसे जो सब आप भले ही चीजें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की उसका बात कर रहे हो, प्रोडक्शन भी सौर ऊर्जा की बात कर रहे हो, लेकिन सभी को अपने व्हीकल तो बदलने होंगे। ऐसा तो है नहीं पेट्रोल डीजल वाले जो व्हीकल सभी के पास है, अभी शायद वो लोन पे लिए हुए हैं, अभी तो लोन भी नहीं उन्होंने भरपाई की है, यानी कि व्हीकल चेंज करना होगा। हाँ, व्हीकल को भी चेंज करना पड़ता है, ये मैं आपके साथ हूं। जी, सारे आपकी और यहाँ पर सरकारी पारस जी आना, जी पारस जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। चलो विकल्प की अगर हम बात करें वो तो चलो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन क्या पेट्रोल डीजल के मुकाबले कोई उस तरीके से आ पाएगा? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें या फिर अभी तो इथेनॉल की भी बात की जा रही है, लेकिन क्या वो टेक्नोलॉजी कामयाब रहेगी? या चलो कामयाब भी हो जाती है तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी अच्छी तरीके से? क्योंकि सभी को अपने व्हीकल बदलने। जल्पा मैडम, मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहले जी मैं ये बताना चाहता हूँ 2017-18 में हमारे गुजरात के ऊर्जा मंत्री थे सौरभ पटेल जी। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में जो सोलर रूफटॉप की जो योजना लाए थे, और उन्होंने बोला था कि बाहर से जो भी कंपनी आएगी और यहाँ पे जो सोलर रूफटॉप की जो भी प्रोडक्शन है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी तो हम लोग को सब्सिडी देंगे। उसके बाद में 2020-21 में गुजरात की भाजपा की गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी देने से इनकार कर दिया और जो हमारे तत्कालीन ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल जी ने भी हाथ खड़े कर दिए और नई भाजपा की सरकार आई। उसके हिसाब से जो सौर ऊर्जा के अंदर गुजरात में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, ऐसी करीबन 4,500 कंपनियां थी, वो बंद हो गई। और 4,500 कंपनियों ने आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हुए हैं कि भाई हमने गुजरात में गुजरात सरकार के भरोसे पे सौर ऊर्जा के प्लांट डाले थे, लेकिन उन्होंने सब्सिडी का मना कर दिया और हम लोग अभी वहां पे धंधा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी स्थिति पे आप जरा न्याय कीजिए। तो ये गुजरात गवर्नमेंट की नीति है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं तो सौर ऊर्जा जो सोलर जी रूफटॉप जी बात है कि जिसके हिसाब से और सोलर का इन्वेस्टमेंट होता है उसके हिसाब से जो बैटरियां मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको ही आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हो। आपके ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल जी ने ही सब्सिडी बंद कर दी है। आज की तारीख में भी अगर आप सोलर रूफटॉप की कोई भी कंपनी आप ले लो तो उसमें आप कौन सी सब्सिडी देते हो? आप सब्सिडी देते ही नहीं हो। दूसरी जो आपने जो अच्छी बात की कि जो अगर आपको पेट्रोल डीजल का व्हीकल चाहिए तो आज वो 70,000, 80,000 या 90,000 में मिल जाता है, और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हो तो उसकी कीमत करीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया है। उसके बाद में भी अगर आपको 2 बैटरियां लेनी पड़ती है। जी हम आपको सुन नहीं पा रहे पारस जी। उनका इंटरनेट वो हो गया जी है कनेक्टर। किसी तकनीकी खराबी की वजह से पारस जी की हम आवाज नहीं सुन पा रहे। कालू जी आपकी और यहाँ पर आगे बढ़ना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर यही है कि हम पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कैसे करेंगे? बढ़ती तो सबने देख ली, लेकिन कम कैसे करेंगे? चाहे जीएसटी में लाए या एक्साइज ड्यूटी घटाए या वेट घटाए, कुछ तो करना। देखिए, जब 6-7 महीने पहले सेंट्रल ने एक्साइज ड्यूटी कम किया तो लगभग सारे मोटे मोटे तौर पर सारे स्टेट ने उसका वेट का जो स्लैब था वो भी कम किया था। दिल्ली में भी कम हुआ था, अदर स्टेट में भी, गुजरात में भी कम हुआ था। तो पहल करनी चाहिए केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी घटाने के लिए। गणित मैथमेटिक्स सीधा बैठता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ता है तो आप परसेंटेज वाइज उसके पर एक्साइज ड्यूटी और वेट दोनों बढ़ता है। तो आप कम से कम जब पेट्रोल डीजल के क्रूड ऑयल के भाव इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हैं
तो आप जो उसके पर वैट और एक्साइज ड्यूटी का पोर्शन है उसको कांस्टेंट कर सकते हो, उसको परसेंटेज वाइज उसके ऊपर भारण ना दिया जाए नागरिकों को, तो काफी मुझे लगता है कि कंट्रोलेबल हो सकता है। बाकी हिस्ट्री तो यही कहती है कि एक बार रेट बढ़ता है तो दोबारा जी कम नहीं होता। और दूसरा जी जो आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस की बात कर रहे हो, तो मेरे ध्यान में एक कंपनी है बेंगलुरु में जो हमारे पेट्रोल डीजल के जो फोर व्हीलर्स है उसको मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक बैटरी संचालित वाहनों में कन्वर्ट करती है, लेकिन उसका भी एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। आप 10 लाख वाली पेट्रोल डीजल की जो गाड़ी है उसको आप मॉडिफाई करवाना चाहते हो और बैटरी संचालित करना चाहते हो, उसका कॉस्टिंग मेरे ख्याल से 4-4.5 लाख रुपया आता है। तो पॉसिबल है, लेकिन जी उसमें भी अभी वो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है और इतना सारा मार्केट में उसका सस्पेंस है, तो काफी लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। जब उसकी कंपटीशन आएगी, उसके सर्विस प्रोवाइडर बढ़ेंगे, तब जाके मुझे लगता है कि जो मॉडिफिकेशन का कॉस्ट है वो कम रहेगा और वो तब वाइबल ऑप्शन बनेगा। आज में नहीं है। आज आप ईवी फोर व्हीलर रहते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर, तो 15-16 लाख रुपए की आती है और वो वन टाइम चार्ज से 250 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी 16 लाख रुपए देकर 250 किलोमीटर में संतोष मानेगा। तो वो बैटरी की रेंज बढ़ाने के अभी रिसर्च चल रहा है, इंडिया में भी जी चल रहा है, इंटरनेशनली भी चल रहा है, लेकिन हम काफी दूर है वहां पहुंचने में। जब तक हमारे हाथ में वो आएगा, उसकी रेंज बढ़ेगी और ऐसा अल्टरनेट ऑप्शन बैटरी में आएगा, तब जाके वो वाइबल ऑप्शन बनेगा और मुझे लगता है कि उसके लिए टाइम लगेगा, 2-3 साल का मिनिमम टाइम फ्रेम उसके लिए लगेगा। दूसरी बात है कि मैंने पहले पार्ट में भी बताया कि जो लिथियम बैटरी है वो जी उसकी इफिशिएंसी ज्यादा है वीआरएल बैटरी के कंपैरिजन में, लेकिन उसका प्रोडक्शन हमारे इंडिया में तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। काफी सारे प्लांट्स की रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन वो केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं दबा दी है। तो मुझे लगता है कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसे प्लांट जो बिठाना चाहते हैं उसको सब्सिडी देकर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि लिथियम जो बैटरी अभी बहुत एक्सपेंसिव है टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए, जी उसकी कॉस्टिंग कम हो। अगर बैटरी की कॉस्टिंग कम हो सकती है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि जो भी 1.25 लाख 1.5 लाख की जो टू व्हीलर आती है इलेक्ट्रिक, वो शायद 50-60 हजार रुपये में मिलने लगे। लेकिन अभी मुझे कोई भी खास करके बात करूं तो गुजरात सरकार की इसमें मंशा नहीं दिख रही, क्योंकि उसने अभी फिलहाल अभी अभी जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर जो सब्सिडी मिलती थी 20-25 हजार, वो बंद कर दी है। सोलर रूफटॉप वाली सब्सिडी भी 1.5 साल पहले जी बंद कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात में ये अभी टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक काफी संख्या में बढ़ रही थी रैपिड गति से, वो अभी ब्रेक लग जाएगी एकाएक, क्योंकि अभी लोग सब्सिडी की वजह से उसको ले रहे थे। 1.25 लाख की गाड़ी लाख में पड़ रही थी, लेकिन अभी 1.25 लाख रुपये मुझे नहीं लगता कि कोई खर्चा करेगा। दूसरी बात है वो जी कितना सक्सेसफुल है कोई लोगों को मालूम ही नहीं, क्योंकि अभी तो 2-3 साल से लोगों के हाथ में आई है। तो 1.25 लाख की गाड़ी कितने साल सस्टेन कर पाएगी वो लोगों को मालूम नहीं है। दूसरा है कि उसका रीसेल वैल्यू तो जीरो होता है। आप पेट्रोल संचालित टू व्हीलर फोर व्हीलर का रीसेल कर सकते हो इजीली, उसका मार्केट प्लेस होता है ओल्ड कार और ओल्ड टू व्हीलर का, लेकिन बैटरी संचालित वाहनों का रीसेल वैल्यू जीरो है, आपको फेंक देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट कैसे डाउन जी बिल्कुल की जाए उसके ऊपर काफी रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जाके वायबल ऑप्शन है। दूसरा भी ये भी है चैलेंज है जी कि अगर फोर व्हीलर आपने ले भी ली इलेक्ट्रिक संचालित, तो उसके चार्जिंग स्टेशन हमारे यहाँ नहीं है। 1-2 कंपनियां इंडिया में आई है जो अपना चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बिठा रही है, लेकिन हाईवे पर आप देखो तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में 1 या 2 चार्जिंग स्टेशन बने हैं। वो मुझे लगता है कि 50-60 किलोमीटर में एक होना चाहिए, तभी जाके लोग उसको वायबल मानेंगे लेना। अदरवाइज कोई भी आदमी 15-16 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जी क्योंकि अगर मुझे मुंबई से अहमदाबाद फोर व्हीलर लेकर जाना है तो मुझे कम से कम 3 बार चार्ज करना पड़ेगा, जबकि चार्जिंग स्टेशन एक ही जगह पर अवेलेबल है करजन के पास। तो ये दिशा में भी काम करना पड़ेगा। साउथ के काफी स्टेट है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, वहां पर चार्जिंग स्टेशन विपुल संख्या में बनाए जा रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो उस दिशा में गुजरात और अदर जो हिंदी बेल्ट के स्टेट है वहां पर भी काम होना चाहिए, तब जाके लोग उसके लिए एनकरेज होंगे कि इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जी आकर्षित होंगे। और दूसरा ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जब चार्जिंग स्टेशन बनते हैं तो सरकार उसमें अब मुनाफा वसूली का ना देखे। जैसे सीएनजी आया था तब जी एक ही हमारा इंटेंशन था कि पोल्यूशन कैसे भी करके कम हो, लेकिन सरकार ने वहां पर बिल्कुल भी मुनाफा वसूली स्टार्ट कर दी। आज पेट्रोल डीजल के पैरेलल उसके दाम भी, उसकी एक्साइज ड्यूटी वगैरह टैक्सेस भी बढ़ते, तो वो भी अभी सीएनजी ले लो या आप डीजल का वाहन ले लो, कोई बड़ा फर्क नहीं है।
तो ये सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये देखती है कि बिल्कुल। इसका भी सेल्स बढ़ गया तो उसके ऊपर वो नजर डाल देती है, और उसके ऊपर सडनली टैक्सेस बढ़ा देती है, तो वहां पर ब्रेक लग जाती है। तो वो सरकार को देखना पड़ेगा, आप सही में लोगों को एनकरेज कर रहे हो पोल्यूशन फ्री होने के लिए और लोगों को पेट्रोल डीजल पर जो डिपेंडेंसी हो कम करने के लिए, तो जब लोग सही में आकर्षित हो इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ, तब जाके आप उसमें कोई अलग प्रकार के टैक्सेस ना बढ़ा दे या ना डाल दे, वो देखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। वैसे तो समय का अभाव है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट आंसर लेना चाहूंगी। ज्योति जी, आपसे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को जब जीएसटी के दायरे में लाने की चर्चा हो रही है, चलो जीएसटी के दायरे में आ भी गई, लेकिन वो परसेंटेज क्या रहेगा वो भी देखना होगा, फिर कहीं ऐसा ना हो कि उल में से चूल में फंस गए। ये तो सरकार ही तय करेगी। और मैं अल्टरनेटिव एनर्जी की बात करूं तो सबको मालूम है कि पेट्रोल देर सवेर खत्म होने वाला है, क्योंकि ये हमेशा रहने वाला ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो रिसर्च तो अभी नहीं, डेकेड्स से चल रहे हैं कि भाई उसकी पेट्रोल की बजाय कोई और एनर्जी का हमें मिले, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला। दूसरी बात कि ये जो बिजली से बात कर रहे हैं हम चलाने वाली, तो वो सिर्फ ये टू व्हीलर्स और कार तक है। हम जो पेट्रोल का कंज्यूशन होता है वो ज्यादातर ट्रक्स द्वारा होता है, बसेस द्वारा होता है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन है सामान का, तो वहां पर उसका कंज्यूशन करने की जरूरत है कम। वो कम होगा नहीं, क्योंकि वो मतलब हमारे देश का दौड़ता फिरता वो है। तो सिर्फ ये कार और स्कूटर लेने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरा कहने का अर्थ ये है। और दूसरी बात, हम सोलर की बात कर रहे हैं, तो सोलर वो पेट्रोल का पर्याय नहीं है, उसका विकल्प नहीं है, वो बिजली का विकल्प है। तो हम उसको पेट्रोल की साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिकल का सिर्फ हमारे अगर पर्सनल व्हीकल तक रहता है, तो पर्सनल व्हीकल से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में और बसेस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है डीजल। तो वहां पर हमें अल्टरनेट ढूंढने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि अगर मतलब जो उन्होंने अभी शैलेश भाई ने अपनी मजबूरियां गिनाई, तो मेरा ये पूछना है कि जब आप विपक्ष में थे तब यही मजबूरियां तो उस वक्त कांग्रेस की भी थी ना, तो उनकी मजबूरियां तमाशा है और हमारी मजबूरियां है, इस तरह थोड़ी होता है। उस वक्त आप विपक्ष में जब एक मतलब 80 पैसे या 1 रुपये का भी भाव बढ़ता था तो तुरंत आंदोलन शुरू हो जाते थे। तो उस वक्त उनकी मजबूरियां किसी ने समझने की कोशिश की थी। तो मजबूरी ऐसी कोई नहीं होती है, राजकीय मंशा की बात होती है। और अगर आपको जनता ने कांग्रेस को हटाकर आपको शासन सौंपा है, तो फिर कहाँ फर्क लाए हो? अगर कांग्रेस वक्त भी यही मजबूरी आप अभी भी गिना रहे हो, तो कौन सा आपने मतलब ओवरकम कर दिया किसी रीजन को? तो ये सब ठीक नहीं है, ये सब बहानेबाजी में आता है, जनता समझती है सब। लेकिन हाँ, अगर प्रैक्टिकली आपको मतलब सही से राजकीय मंशा है, तो एक तो पहले जीएसटी में लाया जाए, दूसरे उसको मिडल स्लॉट में लाया जाए, हाईएस्ट वाले में नहीं। और ये परसेंटेज की बजाय उसको अगर आपको स्लॉट में नहीं लाना है तो रुपीस फिक्स कर दी जाए, जैसे योगेश काका ने कहा कि आप रुपीस फिक्स करो ना, उसके परसेंटेज में जोड़ दिया है तो वो अच्छा अप डाउन क्रूड का होगा, लेकिन मैंने कभी डाउन होते नहीं देखा। तो वो हमेशा होता यही है कि क्रूड डाउन हुआ लेकिन मलाई तो ऑयल कंपनियां खा रही है, सरकार को वेट मिल रहा है, जनता के हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। जब मतलब ये पॉलिसी लाई गई थी कि भाई अब इसको हम अपनी उससे हटा रहे हैं कंट्रोल से, तो भाई क्रूड का भाव कम होगा तो कम होगा, ये जनता को लॉलीपॉप दिखाई गई थी। लेकिन फिर जनता को तो कभी कोई फायदा नहीं हुआ। और बात देखिए, महंगाई हर शासन में बढ़ी है, हर साल में बढ़ी है, लेकिन जब उसकी रेट बढ़ जाती है ना गति, तब फिर जनता प्रश्न पूछती है और वजह जानना चाहती है। तो वो वजह प्रॉपर बताई जाए, ना कि ये क्योंकि अब हर सरकार को पैसा खर्चना है, तो अगर देश की सरकार पहले अपनी एक्सरसाइज कम करेगी, एक्सरसाइज राज्य सरकार मोटिवेशन मिलेगा, उनके सांसद के लिए होते हैं, सरकारी सहूलियतों के लिए ज्यादा खर्चे, प्रजा का कोई नहीं सोचो। अब प्रजा पूछ रही है कि ये जो रेट है महंगाई की बढ़ने की, वो कम कब होगी? क्योंकि महंगाई बढ़ने तक जनता भी तैयार होती है, लेकिन जब दो सिरे मिलाने मुश्किल हो जाए, जनता पूछेगी। जी बिल्कुल,
आपकी और योगेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी, बहुत शॉर्टली आंसर लेना चाहूंगी। क्या लगता है जीएसटी के दायरे में भी अभी जो मीटिंग होने वाली है उसमें आएगा, या फिर एक बार कहीं ना कहीं राजनीतिक विवाद में ही ये मामला अटक जाएगा? जीएसटी जब लाया गया तब वन नेशन वन टैक्स की बात थी, तो जो प्रिंसिपल होता है सब चीज को लागू होता है, लेकिन ये हमारी सरकार तो सोचती है कि जिसमें फायदा है उसमें हम हाथ रखेंगे, और ये जीएसटी पेट्रोलियम में तो कभी नहीं आएगा, ये मुझे लगता है। अच्छा, अब हमारे शैलेश भाई ने एक ऑल्टरनेट बताया कि भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, तो कल ये सरकार ये भी सोचेगी कि आप चार्जिंग कराओ, पर यूनिट हम इतना टैक्स लेंगे। में डाउट है ये भाजपा की सरकार आएगी या कांग्रेस की आएगी, कोई भी सरकार कहीं से भी कहां से टैक्स लेना, प्रजा को कैसे लूटना, वो तो सोचेंगे ही। तो ये कोई इसमें से कोई उपाय मिलने वाला नहीं है, प्रजा को तो सिर्फ सहन करना है। जैसे अभी हमारे ज्योति बहन ने बताया कि जब इंटरनेशनल प्राइस कम हुई तो कौन से जगह पर भाव कम हुआ, कोई नहीं, 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। और मेरा आज तो सजेशन है कि परसेंटेज के बदले पर लीटर इतना रुपया ऐसा चार्ज कर दो, तो कम से कम इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने से महंगाई तो ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार 8 दिनों के अंदर से 7 दिनों में प्राइस बढ़ी पेट्रोल डीजल की। लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेगी, कुछ जनता को राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम खत्म हुए, क्यों पेट्रोल डीजल की कीमत ने जनता को रुला दिया। क्या एक रिपोर्ट जो सामने आई है कि ये तो सिर्फ अभी इतना ही बढ़ा है, इससे भी अधिक पर पेट्रोल डीजल की कीमतें होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, सोचना सभी को पड़ेगा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, मिलजुल कर कोई फैसला करना होगा, क्योंकि अगर महंगाई और ज्यादा बढ़ी तो कहीं ना कहीं पूरे अर्थतंत्र के लिए हानिकारक होगी। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।